प्रश्न 1 कहता है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिया गया, ये आपके प्रश्न आपके बुक से इस प्रश्न को उतार दिया गया। वहां पे इस तरीके से 5 संख्याएं दी हुई हैं, मैंने 3 लिया है, आप इसको पहचान ले कि ये 3 कौन कौन सा है। ऐसा क्यों किया? ताकि आप बाकी को खुद से अभ्यास करके सीख सकें। तो सबसे पहला यहां पर जो हमने लिया कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यही हमारा प्रश्न है। कौन कौन सा संख्या है? 156 156, 5005 5005 और 7429 7429। इसको हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों, मतलब अभाज्य संख्याओं से हमें भाग देकर के उससे गुणनखंड रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे? तो इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं आपको इसके पहले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसकी सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन? पहला 1 और दूसरा संख्या स्वयं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 और इस तरीके से 23, 29, 31, 37, 41, 47, 43, 43 भी है। ये सभी क्या हैं? 50 से नीचे की अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर? देखिए, यहां अंत में क्या है? 6 है, 6 2 से पूरा पूरा भाग लगता है ना, इसीलिए 156 भी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 2 से भाग दिया, कितना हो गया? 78। 7 दूनी 14, 1 6 16, 8 दूनी 16। अंत में क्या है? 8 है। फिर क्या हो गया? 2 से भाग दिया तो 39 हो गया। और अब यहां पे 9 + 3, 3 + 9 कितना हो गया? 12, जो किससे भाग लग रहा है? 3 से, इसीलिए 3 से भाग लगा दिया 13 बार। हमारे पास अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे प्राप्त हो गया? तो 156 = 2 × 2 × 3 × 13 प्राप्त हुआ? नहीं, क्लियर है? तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? 156 को 2 × 2 × 3 × 13, मतलब 2² × 3 × 13। यही है ना अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, है ना? उसको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से उसको देख लेंगे, उस वीडियोस को देख लेंगे। उस वीडियो को जैसे ही देखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय स्पष्ट हो जाएगा और इसके बाद इसको समझ सकते हैं। दूसरी संख्या किसे हम लोगों को, कौन सी संख्या है? 5005। उसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहां पर 5005 को 5 से भाग देंगे। क्यों देंगे 5 से ही? क्योंकि अंत में इकाई का स्थान पे क्या है? 5 है। अगर इकाई का स्थान में 0 या 5 हो तो यह संख्या 5 से विभाजित होती है। क्योंकि यहां इकाई का स्थान में 5 है, इसीलिए इसे 5 से भाग दे सकते हैं। 5 से भाग दे दिया 1001। अब हम लोग यहां पे 1 आ गया, 1 + 1, 1 + 1 = 2, जो 3 से विभाजित नहीं होगी, इसीलिए 3 से नहीं भाग लगा सकते। 2 से भी भाग नहीं लगा सकते क्योंकि इकाई के स्थान में 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। अगर इकाई के स्थान में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसे 2 से भाग लगा सकते हैं, लेकिन यहां तो 1 है। 7 से भाग लगाकर देखना होगा
क्योंकि 2 से भाग नहीं लगा, 3 से भाग नहीं लगा, 5 से भाग नहीं लगा, तब 7 आया। 7 से देखना होगा। 7 से भाग लगाने के बाद क्या देखे, यहाँ पे 10 है, 7 एकाएं 7, 3 30, 7 चौ 28, 2 21, 7 21, 143। और यहाँ से हम लोग क्या किए कि अब 7 से जब भाग लगाया तो मेरे पास 143 आया। अब देखिए 1 जोड़ 3 मतलब क्या, विषम संख्याओं के जगह पर जो जो भी अंक हैं उसका योग माइनस सम स्थानों पर जो अंक हैं उसको घटा देते हैं, उसका योग का घटाओ। तो 3 + 1 4 हो गया, 4 में से 4 घटाया 0 हो गया। अगर ये 0 या 11 आ जाए तो, या फिर 11 का मल्टीपल हो जाए, मतलब 11 के गुणक में आ जाए, तो हम लोग 11 से भाग लगा सकते हैं। इसीलिए इसको 11 से भाग लगाया। 11 से भाग लगाया तो 11 का 11, 3 बचा 33, 11 तिया 33। इसीलिए 5005 5005 = क्या हो गया, 5 × 7 × 11 × 13, 5 × 7 × 11 × 13। स्पष्ट है ना। तीसरी संख्या क्या है भाई, तीसरी संख्या 7429। इस संख्या को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो हमको क्या करना होगा, 7429 को अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना होगा। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 7 + 4 + 2 + 9 बराबर 22। तो ये 22 आ गया, मतलब 3 से भाग नहीं लगेगा। 2 से तो भाग लग ही नहीं सकता क्योंकि इकाई के स्थान पे 9 है और 9 2 से भाग नहीं लगता है। तो 9 को 2 से पूरा विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित नहीं हुआ क्योंकि इसका जोड़ जो है, अंकों का योग जो है वो 22 आ गया, जो 3 से विभाजित नहीं होता है। 5 से विभाजित नहीं हुआ क्योंकि इकाई के स्थान पे 9 है, जो 0 या 5 से अलग है। तो ये न तो 2 से भाग लगा, न 3 से भाग लगा, न 5 से भाग लगा। 7 से भाग लगा के देखिए, नहीं लगेगा। अब क्या करते हैं, 11 से देखते हैं। तो 7 + 2 कितना, 7 + 2 बराबर 9, और 4 + 9, 4 + 9 बराबर 13। 13 में से 9 घटाए आ गया 4, जो 0 के बराबर नहीं है या 11 के गुणक में नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए 11 से भी भाग नहीं लगेगा। तो फिर 13 से भाग लगा के देखेंगे, 13 से भी भाग नहीं लग रहा है। तो फिर 17 से भाग लगाएंगे। लेकिन मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि ये 19 से भाग लग पा रहा है, इसीलिए मैंने पहले 19 से भाग लगा दिया। आप पहले 17 से ही भाग लगा सकते हैं। तो 19 से भाग लगाया तो यहां पे क्या गया, 391 आ गया, है ना। अब क्या किया, 17 से भाग लगा दिया। तो 17 से भाग लगाया तो कितना हो गया, 23 आ गया। अब 23 क्या है, 23 भी अभाज्य संख्या। तो हमारा काम यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 23 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, जिसका कोई औचित्य नहीं है। आप लगा के देखेंगे, वहां 1 आएगा, उसको लिखिए, 19 × 17 × 23 लिखिए, या 17 × 19 × 23 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमने इसको क्या किया, फिर आरोही क्रम में सजा दिया, 17 × 19 × 23 कर दिया। ये क्या हो गया, ये संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया। ठीक है ना, क्लियर है। अब हम आगे इसका HCF के बारे में थोड़ा बात करते हैं। कैसे अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कर हम कैसे 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का HCF निकालते हैं। प्रश्न संख्या 2 में इसी पे काम करना है, प्रश्न संख्या 3 पे भी इसी में काम करना है। तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं ताकि आपको आसानी और हो जाए। हमने यहाँ पे 3 संख्या लिए,
कौन कौन संख्याएं हैं? 156, 5005 और 7429। हम किसी दो संख्या का यहां हमने खुद से ले लिया, 156 और 5005 का एचसीएफ ले लिया। कितना गया? देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या हुआ? 13 दोनों में उभयनिष्ठ है। दिख रहा ना? दोनों में कितना उभयनिष्ठ है? 13। दोनों के कहाँ उभयनिष्ठ है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जब हम इसको लिखे तो वहां पर 13 दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। जब 13 उभयनिष्ठ है इसीलिए एचसीएफ क्या हो गया? 13 हो गया। अब अगर हम तीनों का 156, 5005 और 7429 तीनों का एचसीएफ निकालें, महत्तम समापवर्त निकालें, तो क्या होगा? तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे क्या क्या देखना है? इसके फैक्टर्स को देखना है, मतलब गुणनखंड को देखना है। गुणनखंड में क्या देखना है? कॉमन क्या है वो देखना है, और कॉमन में भी हाईएस्ट क्या है उसको देखना है। तो पहले फैक्टर्स को देखते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है? यहां पर भाई ऐसा है कि कुछ भी यहां इन तीनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, और जब कॉमन फैक्टर कुछ नहीं हो तो एक संख्या तो है जिससे सभी संख्याओं को विभाजित किया जा सकता है। बता सकते हैं आप वह कौन सी संख्या है जिससे सभी संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं? थोड़ा सोचो भाई, अरे थोड़ा सोच करके तो कुछ बताओ क्या है। हाँ, क्या कहा आपने? 1 ना? अरे वाह, वेरी गुड, सही बात है। 1 ही एक ऐसी संख्या है जिससे सभी संख्याओं को भाग लगाया जा सकता है। इसका मतलब 1 यहां भी है, 1 इसमें मौजूद है ना, इसके गुणनखंड में। वो अभाज्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, 1 अभाज्य नहीं है लेकिन गुणनखंड है। तो 1 इसके गुणनखंड में मौजूद है, 5005 के गुणनखंड में भी 1 मौजूद है, और 7429 के गुणनखंड में भी 1 मौजूद है। मतलब तीनों में कौन सा कॉमन फैक्टर हो गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 1 हो गया। इसीलिए तीनों संख्याओं का एचसीएफ अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? उत्तर 1 हो जाएगा। कैसा लगा? समझ में आया ना? अब हम लोग कुछ खास बात करते हैं, इसको हमेशा के लिए दिमाग में डालिएगा। इसका प्रयोग हम आगे करेंगे, उस समय ये आपके पास नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है यहां पे? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको मान लिया गया ए तथा बी के लिए। ए तथा बी के लिए अगर एचसीएफ निकालना है तो वह एचसीएफ क्या होगा? संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। मतलब सबसे पहला क्या करना है? संख्याओं का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखना है। मतलब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तभी ये देख पाएंगे। और उसमें क्या? सबसे छोटी घात, जब घात के रूप में लिखेंगे तो सबसे छोटी घात। अब यहां कहेंगे कि यहां तो घात रूप है नहीं, है। 13 का घात कितना है? 1 है। 11 का घात कितना है? 1 है। 7 का घात कितना है? 1 है। 5 का घात 1 है। घात रूप तो है, ऐसा नहीं है कि घात रूप नहीं है। इसमें भी है, यहां देखिए 2 का घात 2 है, 3 का घात 1 है और 13 का घात 1 है। घात रूप है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो घात रूप में हमें देखना है कि सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? तो संख्याओं में, यहां पे देखिएगा, यहां के है, यहां में है, संबद्ध, देखिए यहां पे ये सभी है संख्याओं में। यहां पे जैसे 156 ये संख्या है, इस संख्या में संबद्ध कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड है? 2 to the power 2 into 3 into 13।
इसमें संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, यहां क्या था, यहां था सबसे छोटी घात, यहां के की जगह में यहां पे सबसे छोटी की जगह पे सबसे बड़ी घात का गुणनफल। और क्या है यहां पे, इसमें सभी संख्याओं में देखना है कि जो उभयनिष्ठ है, यहां भी सभी संख्याओं में देखना, लेकिन यहां पे दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि यहां पर के है, यहां पर में है, जिसका प्रयोग हम लोग आगे समझ जाएंगे कुछ उदाहरणों से। तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो दो इंपॉर्टेंट बात हो गई भाई, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि दो संख्याओं का HCF और LCM का गुना उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब दो संख्याओं का HCF निकाल लिए, उसका LCM भी निकाल लिए, तो देखेंगे कि उन दोनों का गुणनफल, और फिर अगर दो संख्याओं को का गुणनफल निकालेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। इस चीज को यहां पे लिखा गया है। लेकिन क्या यह तीन संख्याओं के लिए सही है, सॉरी नहीं सही है। तीन संख्याओं के लिए आप यहां पर देख पा रहे हैं कि क्या है, HCF ऑफ ABC, यहां ABC क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो तीन संख्याओं का HCF और उन्हीं तीन संख्याओं का LCM उन तीन संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। इसका प्रयोग हम लोग बहुत जगह पे करेंगे और इस पर प्रश्न आते हैं आपके कहां, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, तो